Welcome learners to the fifth module of the course, Leveling, Alignment and Balancing of Rotary Machine. At the end of this module, you will be able to 1. Discuss about causes and effects of leveling. 2. Know about types of leveling. 3. Know about methods of leveling. 4. Discuss about causes and effect of alignment. 5. Discuss about types of alignment. 6. Know about methods of alignment. 7. Discuss about causes and effects of balancing. 8. Know about types of balancing. 9. Know about methods of balancing. Take it one by one. But before we begin, here's a small activity for you. Learners, in this activity you have to identify if the washing machine in the given picture is correctly aligned or not. The placement of the washing machine in the image was not correct. The correct way is shown on the screen here. Learners, in this unit, you will learn about leveling of machines and also see what are the different methods of leveling. Now let us understand how to do leveling and alignment in a rotary machine. व्यूअर्स, हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो कि स्किड के ऊपर इंस्टॉल्ड है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और इसकी पाइपिंग, सक्शन और डिस्चार्ज वेंडर की तरफ से कनेक्टेड है। इसकी अलाइनमेंट और स्ट्रेस वगैरह वेंडर ने वेरीफाई करने के बाद साइट पे डिलीवर किया है, और हम डायरेक्ट अपने मूवेबल पार्ट की तरफ मूव करेंगे जो कि है हमारा मोटर हमारा एडजस्टेबल पार्ट है। इसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसके सॉफ्ट फुट आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें एक बोल्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और एक वर्टिकल पोजीशन में, जिसको हम टाइट करने के बाद इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। और किसी भी पंप को अलाइन करने के लिए हम 4 किस्म की अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है TIR टोटल इंडिकेटर रीडिंग, और दूसरी है रिम एंड फेस, थर्ड है हमारे पास रिवर्स डायल इंडिकेटर और लेज़र अलाइनमेंट। हम यहाँ पे जो मेथड यूज़ करेंगे वो है रिवर्स डायल इंडिकेटर मेथड। और अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक टिपिकल सेटअप नज़र आ रहा है, जिसमें हमने दिखाया है कि हमारा फिक्स्ड मशीन क्या है। फिक्स्ड मशीन हमारा जो है वो पंप है जो हमारा स्किड के ऊपर फिक्स है, और दूसरी तरफ हमारी है मूवेबल मोटर जिसको हम मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके साथ हमने पंप के साथ जिसको अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए हमारे पास उसके 2 फुट आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें एक नियर फुट है, एक फार फुट है। दोनों को हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एडजस्ट करते हुए हमने पंप के साथ मोटर को अलाइन करना है। और अभी हम बात करेंगे इंस्पेक्शन टूल्स के हवाले से जो हम ड्यूरिंग पंप अलाइनमेंट हम यूज़ करेंगे। उनमें इंस्पेक्शन मिरर है, डायल इंडिकेटर है, मैग्नेट स्टैंड, इनसाइड कैलिपर, माइक्रोमीटर या टॉर्क रेंच, और इन सब की डिटेल्स हम 1 बाय 1 आगे शेयर करेंगे। अभी आपको इंस्पेक्शन मिरर नज़र आ रहा होगा। इसमें आपके पास मूवेबल इसका पार्ट्स हैं जिसको हम किसी भी एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और इसकी जो रिक्वायर्ड लेंथ है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है हमारे पास इनसाइड माइक्रोमीटर, जिसको हम कपलिंग का इनसाइड डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये ब्रेकेबल पार्ट्स में आता है, जैसे कि आपको भी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि इसको हम छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये मौजूद है, और बाद में हम इसको एक जगह असेंबल करके हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। और इन स्केल्स के ज़रिए हम अपनी रिक्वायर्ड जो मेजरमेंट है हमारी, हम उसको वेरीफाई करते हैं। ये हमारे पास है मेन स्केल, और इसके बाद है हमारे पास थंबल स्केल को हम मूव कर सकते हैं, और इसके ऊपर में आपको एक लॉक स्क्रू नज़र आ रहा होगा, जो हमारी डायमेंशंस अचीव होने के बाद हम इसको लॉक कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैलिब्रेशन। कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी भी थर्ड पार्टी से कैलिब्रेट होना चाहिए। और ये है हमारे पास डायल इंडिकेटर को हम मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं ड्यूरिंग अलाइनमेंट, और ये भी कैलिब्रेट होनी चाहिए किसी भी थर्ड पार्टी से, और हम इसके डायल को मूव करके इसके जो हमारी स्केल है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास मैग्नेटिक स्टैंड है जिसमें ऑन ऑफ को आप देख सकते हैं। जब ये ऑन पोजीशन में होगा तो किसी भी मेटल के साथ ये चिपक सकता है। और लास्ट में हमारे पास है टॉर्क रेंच।
टॉर्क रेंच भी एक कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम किसी भी बोल्ट को उसके रिक्वायर्ड वैल्यू पे टॉर्क करते हैं। जो ये अब हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास टॉर्क वैल्यू दी हुई है फुट पाउंड में और न्यूटन मीटर में। जो भी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी हम इस पे सेट करेंगे और इसके साथ जब हम बोल्ट को टाइट करेंगे तो अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू पे वो टॉर्क हो जाएगा। अलाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते चलेंगे इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है वो API 686 में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसके मुताबिक होगा, या फिर हम मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन को यूज़ करेंगे इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम किसी भी मूवेबल मशीन या मोटर के सॉफ्टवुड की इंस्पेक्शन करेंगे, जिसको हम वर्टिकली और हॉरिजेंटली हम उसको अलाइन करेंगे। जैसा कि अब हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास बोल्ट है ये हॉरिजेंटल पोजीशन में है। किसी भी मूवेबल मशीन को हम मूव करने के लिए इस बोल्ट को टाइट कर सकते हैं या लूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारी मोटर मूव करेगी हॉरिजेंटल पोजीशन। और अभी हम बात करेंगे शिम स्टैक के हवाले से, जो हम किसी भी मोटर को पंप के साथ अलाइन करने में हम जो प्रोवाइड करते हैं शिम्स, वो उनका मैक्सिमम स्टैक जो है वो हम 13 mm तक प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो हमारी नंबर ऑफ़ शिम्स जो हम एक स्टैक में जो हम लगा सकते हैं वो है 5 मैक्सिमम एज़ पर API 686 जो मैक्सिमम हम 5 शिम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे 4 सॉफ्ट फुट हैं, 2 नियर और 2 फार, चारों के नीचे एक एटलीस्ट एक शिम जो है वो 3 mm की ज़रूर होनी चाहिए एज़ पर API 686। और अभी हम बात करेंगे वर्टिकल बोल्ट के हवाले से, जो हम किसी भी मूवेबल मशीन को या मोटर को लेवल करने के लिए यूज़ करते हैं। इन बोल्ट्स को यूज़ करते हुए जब भी हम किसी मशीन को या मोटर को अलाइन करते हैं या लेवल करते हैं तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि एक दूसरे के क्रॉस बोल्ट्स जो हैं उनको टाइट या लूज़ किया जाए, ताकि इसकी जो एंगुलर अलाइनमेंट है वो आउट ना हो। तो अभी हम जो है सॉफ्ट फुट की इंस्पेक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी आपको डायल इंडिकेटर गेज आपको नज़र आ रही होगी, इसकी टिप हम सॉफ्ट फुट के टॉप सरफेस जो है उसके ऊपर फिक्स करेंगे और जो डायल है उसको रोटेट करके अपनी नीडल को 0 पे सेट करेंगे। इसके बाद हम अपनी टिप को मूव करके देखेंगे कि इसमें कोई की फिक्स तो नहीं हुई, और ये आपको नज़र आ रही होगी अभी ये 0 से हट चुकी है। और अभी दोबारा हम डायल को रोटेट करके इसको 0 पे सेट करने के बाद वेरीफाई करेंगे, ओके अभी ये 0 पे सेट है। यहाँ पे जो आपको वर्टिकल बोल्ट नज़र आ रहा है, नट और बोल्ट, ये अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू पे हमने टार्क कर दिया है पहले ही। अभी हम इसको गेज सेट करने के बाद इसको लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद हमारा जो डायल इंडिकेटर वो हमें शो करेगा कि हमारी मोटर जो है वो कितनी अपने लेवल से अप हुई है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि वो अपनी 0 की गेज से, ये देखें बोल्ट जो है हमारा लूज़ हो चुका है। और लूज़ होने के बाद हम अपनी वैल्यू या रीडिंग नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम अपना टॉर्क रेंच यूज़ करते हुए उस पर रिक्वायर्ड वैल्यू को सेट करेंगे और उसके बाद उसको दोबारा टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो डायल गेज है वो दोबारा 0 पे अगर मूव हो चुका है तो हमारा जो अलाइनमेंट है या लेवल है वो मोटर का वो बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स, इसी तरह हम बाकी के 3 जो सॉफ्ट फुट हैं उनको भी इंस्पेक्शन करेंगे और इसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जितने भी हमारे सॉफ्ट फुट हैं उनको एक दूसरे के क्रॉस में वेरीफाई किया जाए। ये थी हमारी सॉफ्ट फुट की इंस्पेक्शन। इसमें आपने देखा जो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इसका प्रोसीजर, और अभी हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि पंप और मोटर की जो शाफ्ट है उसको कैसे अलाइन किया जाएगा। अभी हम पंप की और मोटर की शाफ्ट के ऊपर हब को इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट की इंस्टॉलेशन। ब्रैकेट की इंस्टॉलेशन के बाद उसके ऊपर हमने फिक्स करना है हमारा डायल इंडिकेटर, जो कि कैलिब्रेटेड होना चाहिए। डायल इंडिकेटर की जो टिप है उसको हम हब के ऊपर बिल्कुल फिक्स कर देंगे और जब वो टच हो जाएगी हब की सरफेस पे, उसके बाद हम अपने डायल इंडिकेटर को घुमाते हुए अपनी नीडल को 0 पे सेट करेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारी डायल गेजेस इंस्टॉलेशन के बाद हमारी गेज जो है वो 0 पर एग्जैक्टली नहीं है और हमारी जो टिप है वो सरफेस के साथ टच हो चुकी है। अब हम इसके डायल को रोटेट करेंगे और हमारी जो नीडल है उसको हम 0 पे सेट करेंगे। ये हमारा जो है वो पंप साइड का डायल इंडिकेटर था और ये अभी आपको नज़र आ रहा है मोटर साइड का
डायल इंडिकेटर। इस पर भी देखें 0 के निशान पे नहीं है नीडल आपकी, इसको हम डायल इंडिकेटर को रोटेट करके 0 पे सेट करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो गेजेस हैं वो डायल इंडिकेटर्स हैं उनको 0 पे सेट कर दिया गया। और अब हम इसको शाफ्ट को विद ब्रैकेट्स हम रोटेट करेंगे। ड्यूरिंग रोटेशन हमारी जो हम सबसे पहले इसको 90 डिग्री पे चेक करेंगे, फिर 180, फिर 270, 360 या 0 पे रोटेट करके लाएंगे। हर स्टॉप मींस 90 डिग्री, 180, 270 और 360 पे हम इसकी रीडिंग्स नोट करेंगे और उसको API 686 के मुताबिक वेरीफाई करेंगे। अभी हमने इसको 0 डिग्री पे स्टॉप किया है और अभी हम इसकी इंस्पेक्शन मिरर की मदद से हम जो है वो रीडिंग्स ले रहे हैं। रीडिंग्स जो है हम अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो है वो लिख लेंगे और इसको दोबारा रोटेट करेंगे। अभी हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद हम इसको 90 डिग्री पे स्टॉप करेंगे। ये हमने इसको स्टॉप किया 90 डिग्री पे और अब हम इसको थोड़ी सी सपोर्ट देंगे, जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मूवमेंट होगी उसको हम रोक सकें। दोबारा फिर हम इसकी रीडिंग्स लेंगे, रीडिंग्स नोट करेंगे इंस्पेक्शन रिपोर्ट में और उसके बाद इसको दोबारा से रोटेट करना शुरू करेंगे। रोटेट करके हम इसको मूव करेंगे 180 पे और इसी तरह 270 और फिर 360 डिग्री पे हम इसकी रीडिंग्स लेंगे और इसको रोटेट करते जाएंगे। और अगर हमारी जो डायमेंशंस हमने ली हैं, जो रीडिंग्स हमने नोट की हैं, वो विद इन द लिमिट्स हैं एज़ पर API 686 या मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन के, तो इट मीन्स हमारी पंप और मोटर की जो शाफ्ट है वो एक दूसरे के साथ अलाइन है। शाफ्ट अलाइनमेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम चेक करते हैं DBSE या DBCE। DBCE या DBSE स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट कपलिंग, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम जो टॉलरेंस है वो ±0.5 mm है शाफ्ट के लिए और ±0.25 mm जो है वो हमारा कपलिंग के लिए है। इसके लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे, जो कि हम शुरू में आपको दिखा सकते हैं। और अभी उसको हम यूज़ करते हुए इसकी रीडिंग्स लेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये हमारा जो मैक्सिमम अलाउएबल जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके विद इन द लिमिट है। DBSE चेक करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, हम ग्रीजिंग वगैरह करेंगे दोनों साइड की कपलिंग की, और जो हमारे पास कपलिंग है उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन में हमने ये ख्याल रखना है कि जब हमने ये पंप से, क्योंकि ये वेंडर प्रोवाइडेड पंप है और जो ऑलरेडी वो बेसिक या प्रीलिमिनरी अलाइनमेंट करने के बाद ही वेंडर जो है वो साइट पे डिलीवर करता है, तो जब हम कपलिंग को रिमूव करेंगे तो उस टाइम पे एक मार्किंग कर लेंगे जो पंप या मोटर की जो हब है उस पे, और जो कपलिंग हम रिमूव कर रहे हैं उसके दौरान उस पे, ताकि जब हम दोबारा इसको इंस्टॉल करेंगे तो वो दोनों मार्किंग आपस में मैच करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा। लास्ट में जो हम फाइनल बोल्ट टार्किंग करेंगे, जो कपलिंग टू शाफ्ट हब या मोटर या पंप का जो हब है उसके साथ जो बोल्ट्स हम यूज़ करेंगे उसकी फाइनल टार्किंग होगी, वो भी कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंच से होनी चाहिए और उसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन की, उस हिसाब से उसकी वैल्यूज़ को हमने वेरीफाई करना है। और इस तरह जो हमारी जो अलाइनमेंट और लेवल जो है मोटर का और पंप के साथ जो शाफ्ट अलाइनमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसकी जितने भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो एज़ पर API 686 और या रिकमेंडेशन जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से हमने उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। और इसके बाद इसके जो टॉप कवर्स हैं वो इंस्टॉल कर देंगे। Now let's move to the next section. In this video, we will learn about what is balancing of rotary machines and causes of unbalancing. There are three types of unbalance: static unbalance, couple unbalance, and dynamic unbalance. Static unbalance occurs when the imbalance is at the center of gravity. The principal inertia axis is displaced from the rotational axis. The two axes are parallel. The vibration amplitude will be the same on both bearings. The phase angles will be the same. Couple unbalance occurs when the principal inertia axis is displaced from the rotational axis and the axes intersect at the center of gravity.
The two axes are not parallel. The rotor is statically balanced. The vibration amplitude will be the same on both bearings. The phase angles will be 180 degrees different. Dynamic unbalance is a combination of static and couple unbalance. It occurs when the principal inertia axis is displaced from the rotational axis and does not intersect at the center of gravity. The two axes are not parallel. The vibration amplitude is not equal at both bearings. The phase angles are different. Now answer the following questions to test your knowledge. Question 1. According to this module, how many causes of unbalancing is there? Answer is 10. Question 2. Name two types of balancing. Answer: static and dynamic. Question 3. Due to unbalancing, bearings of machinery can have a longer life. Is it true or false? False. Question 4. Unbalancing can lead to unsafe work conditions. Is it true or false? Answer is true. Now let's move to the next module.